हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको रूसी लेखक विताउते जिलिंस्काइते द्वारा लिखित जिंदा दिल टिड्डा स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो स्टोरी इस प्रकार है। एक टिड्डा बेचारा किस्मत का मारा मजे से खा पीकर डैंडेलियन की पत्तियों की छाया में बैठा झपकियां ले रहा था कि इसी वक्त एक शरारती लड़के ने चुपके से आकर उसकी एक पिछली टांग को धर दबोचा। अर्धनिद्रा में ही टिड्डे ने अपने आप को एक भरपूर झटका देकर छुड़ाने का प्रयास किया, पर वह आजाद ना हो पाया और अपनी एक टांग भी गंवा बैठा। तब उसने भाग निकलने का ट्राई किया, लेकिन वह छलांग नहीं लगा सका कि उस पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा और उसके हरे पंख को मौका पाते ही लड़के ने फिर से पकड़ लिया। उसने टिड्डे को घर लाकर कांच के एक जार से ढक दिया। उसने जार के अंदर मुलायम घास और रुई की नरम नरम परत बिछा दी ताकि टिड्डा वहां आराम से सो सके। खाने के लिए डबल रोटी का चूरा भी डाल दिया गया। इस तरह खिड़की के किनारे पर टिड्डे भाई को एक जीते जागते खिलौने की तरह शीशे के घर में बैठा दिया गया। उस रात टिड्डे ने एक सपना देखा और सपने में अपने को एक स्टेडियम में पाया, जहां आयोजित ऊंची कूद की प्रतियोगिता में वह सौभाग्यशाली रहा और चैंपियन बन बैठा। उसने न केवल मकरधागे को ही कूद कर पार किया, बल्कि एक खूब ऊंचे चीड़ के वृक्ष को भी फांद गया। लेकिन इसी बीच दर्द के कारण उसकी आंख खुल गई, उसका सपना टूट गया। अचानक उसने उस जगह पर तीव्र पीड़ा महसूस की जहां से उसकी टांग टूटकर अलग हो गई थी। अन्यथा वह तो चांद की नीली छत तक भी छलांग लगा गया होता। पर तभी उसे याद आया कि वह शीशे के एक जेल खाने में कैद है। मॉर्निंग हो चुकी थी और वह शीशे की दीवार को अपनी शेष 5 टांगों से ठकठकाता रहा, मूंछों को जार के किनारों के नीचे घुसेड़ता रहा, पर कोई फायदा न हुआ, बल्कि उसका घाव और बुरी तरह दुखने लगा। थका और खींचा हुआ टिड्डा अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। खिड़की के बाहर पियोनिया की झाड़ी को मायूसी से देखने लगा, जहां बहुत सी मधुमक्खियां फूलों के बीच भन भना रही थीं और एक इल्ली लंबे से मकर धागे पर पेड़ से उतर रही थी। आहा, वे कितनी स्वतंत्र और स्वस्थ हैं, टिड्डे ने मन ही मन सोचा। वह अपनी बेचारगी और मायूसी से खिन्न होकर रो ही पड़ा होता, लेकिन इसी वक्त एक भारी भरकम मक्खी शीशे के कैदखाने की बंद चार दीवारी पर आ बैठी। मक्खी की तोंद बढ़िया बढ़िया खाने से फूली हुई थी। उसने धीरे से अपनी तोंद पर हाथ फेरा और टिड्डे को गौर से देखा। क्षण भर बाद उसने टिड्डे को एकटक घूरते हुए जार का कई बार राउंड लगाया। यकायक हंसी के कारण उसकी भारी तोंद हिलने लगी। उसने मक्खियों को भनभनाते हुए अपने पास बुलाया और कहा, अरे सहेलियों, आओ आओ, जल्दी आओ, एक अजूबा देखो। हरा वायलिन वादक कांच की इस जेल में कैद है। हंसते हंसते पेट फट जाएगा, जरा संभल के आना। बस इतना कहते ही जार के चारों तरफ छोटी बड़ी मक्खियों की भीड़ लग गई। धक्का मुक्की होने लगी। वे सब मिलकर टिड्डे को चिढ़ाते हुए यह राग गाने लगी, उछल कूद करते करते फंस गए बच्चे फंदे में। पहले वाली मोटी मक्खी ने अपनी आवाज में मिश्री घोलते हुए टिड्डे को चिढ़ाकर कहा, कहिए, कांच का महल आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, टिड्डे ने हंसकर जवाब दिया। सच पूछो तो आराम की जगह है। एक तो यहाँ सर्दी से बचाव है, दूसरे दुश्मनों का कोई खतरा नहीं। आंधी पानी और बर्फबारी भी मुझे सताते नहीं। और हाँ,
यहाँ से बैठे बैठे बाहर का जायजा भी ले सकता हूँ। खाने पीने के लिए पर्याप्त सुविधा है और सोने के लिए नरम नरम बिस्तर। मेरे इस शीश महल में तो राजसी ठाठ है, और भला मुझे क्या चाहिए। आखिर यह कह क्या रहा है। दूसरी मक्खियों ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने जरा उत्सुकता से पूछा, अपना दुखड़ा रो रहा होगा। यह सुनते ही बड़े पेट वाली मक्खी ने दुर्भावना से पूछा, शाबाश, एक टांग गंवाकर कहते हो सब ठीक है, सुख चैन है। टिड्डे ने उपेक्षा से कहा, ओह मेरी टांग, अरे खेल खेल में मैंने खुद उसे मरोड़ कर उखाड़ दिया। फिलहाल उसकी मरम्मत हो रही है और मुझे यहाँ इस साफ सुथरे रोशनीदार वार्ड में भर्ती कर लिया गया है ताकि तरह तरह की गंदी मक्खियाँ मेरे जख्म पर ना बैठ सकें, रोग के कीटाणु ना फैला सकें। यह तो बड़ा रोब मार रहा है। मक्खियों ने मुंह फुला लिया, फिर भी उन्होंने उसका विश्वास किया। उन्हें टिड्डे के राजसी ठाठ से ईर्ष्या हुई। वे एक साथ भन-भनाई, बाप रे बाप, जरा इस रईस के ठाठ तो देखो, खुद इस महल में रहता है और हम दर दर की ठोकर खाते हैं। और तो और उसकी टांग मरम्मत के लिए भी भेज दी गई है, ऊपर से करता है हमें गंदा कहता है, बड़ा आया सफाई वाला। मक्खियां क्रोध से गिलास पर थूकने ही वाली थीं, लेकिन यह संभव ना हो सका। उनका सारा झुंड ऊपर उड़ा और भनभनाता हुआ जल्दी से बाहर निकल गया। उन्हें स्पाइडर जो दिख गई थी, एक स्पाइडर मक्खियों की भनभनाती भीड़ देखकर वहां आ पहुंची। वह लंबे मकड़ धागे के सहारे छत से नीचे उतर आई। मकड़ी बड़ी देर तक गहरी सोच में डूबी टिड्डे को घूरती रही, आखिर यह माजरा क्या है। और उधर टिड्डे ने मजे से अपनी वायलिन संभाली और एक नृत्य धुन बजाने लगा। स्पाइडर ने आखिरकार टिड्डे को देखकर उससे पूछा, यह शोर क्यों मचा रहे हो? यह संगीत किस लिए? क्या कोई खुशी का अवसर है? टिड्डे ने बड़ी नम्रता से कहा, बेशक खुशियां ही खुशियां हैं। मुझे आज कला जगत ने सम्मानित किया है। मेरे कार्यों के लिए महान संगीतकार की उपाधि दी गई है और यह विशाल रंगमंच वाला पारदर्शी हॉल मुझे उपहार में मिला है ना महान पर्व? खुशियां ही खुशियां हैं। मकड़ी ने व्याकुलता से कहा, अच्छा समझ गई, लेकिन तुम्हारी दाहिनी टांग को क्या हो गया है? वह थिरकती क्यों नहीं है? टिड्डे ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, टांग, अब देखिए ना, जब मुझे महान संगीतकार का खिताब मिला तो सैकड़ों संगीत प्रेमियों का मेरे यहाँ जमघट लग गया। भीड़ संभाले नहीं संभल रही थी। सभी मुझे बधाई देने आए थे। उन्होंने हार्दिक बधाइयां देते हुए मेरे दाहिने पैर को बारी बारी से इतना हिलाया कि मेरी टांग की शामत आ गई और उसे तुरंत हॉस्पिटल भेजना पड़ा। अभी उसका इलाज चल रहा है। शीघ्र ही वह फुर्ती से काम करने लगेगी। अच्छा, मैं समझ गई। यह कहकर मकड़ी थोड़ा उठी और गेंडीनुमा टांगों का सहारा लेकर फिर से बैठ गई। अब समझी, अगर मुझे भी इतना बड़ा इसी तरह का सर्वश्रेष्ठ बुनकरों वाला कोई इनाम मिला होता तो मैंने भी खुशी खुशी अपनी एक क्या दो तीन टांगे ऐसे महान प्रशंसकों की ओर बढ़ा दी होती। लेकिन किसी ने आज तक मेरी अनोखी प्रतिभा को नहीं सराहा, न मुझे सम्मान के योग्य ही समझा गया। यह कहकर उदास मकड़ी अपने मकड़ धागे के सहारे छत पर जा चढ़ी और बड़बड़ाते हुए नया धागा बुनने लगी। उधर टिड्डा अपने शीश महल में अकेला रह गया, लेकिन जल्दी ही वह अकेलापन भी दूर हुआ। एक बटरफ्लाई खिड़की के किनारे पर उड़कर बैठ गई। यह पत्ता गोभी में रहने वाली बटरफ्लाई थी। उसने जैसे ही कटी टांग वाले टिड्डे को कांच के गिलास में बंद देखा, वह घबरा गई। वह जोर से चीख पड़ी, हाय रे, कैसा भयानक है। यह कहते हुए तितली ने अपनी आंखों को रुमाल से ढक लिया
ताकि वह अपाहिज टिड्डे को ना देख पाए। खौफनाक, भयंकर, बेचारा बदनसीब। तुम्हें क्या हो गया है तितली रानी? टिड्डे ने हैरानी का पुट देते हुए कहा। आखिर इस तरह आहें क्यों ले रही हो? लगता है बहुत बीमार हो। देखो कैसी पीली पड़ गई हो। तुम्हारे पंख पर ये काले काले धब्बे। टिड्डे ने तितली का मजाक उड़ाते हुए कहा। क्या मैं तुम्हें पीली दिखती हूँ? सचमुच? ठीक है, मैं पीली तो पड़ गई हूँ। शायद मुझे जॉइंडिस हो गया है। हाय रे, तुम्हारी तबीयत खराब है। टिड्डे ने हमदर्दी जताई। बिल्कुल मुरझाई लगती हो। लेकिन तितली की मोटी अकल में टिड्डे का मजाक नहीं समझ पाया। वह घबरा गई। उसका स्वास्थ्य है जो खराब था। क्या मैं बीमार लगती हूँ? सचमुच? वह बुरी तरह डर गई। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। मैं काफी दिनों से अशक्त हो चली थी। पत्ता गोभियों पर छिड़के जहरीले पाउडर ने तो मुझे मार ही डाला था। क्या यही आहार है? शायद मुझे सिरोसिस और जॉइंडिस है। झट से घर पहुंचकर कोई दवा लेनी होगी। आराम की जरूरत है। कैसी बदनसीब हूँ मैं। कभी कोई परेशानी तो कभी कोई बीमारी घेर ही लेती है। उसने पुनः अपनी आंखों को रुमाल से ढक लिया। भाई, माफ करना, तुम्हारे साथ गपशप के लिए मेरे पास समय नहीं है। तुरंत कोई डॉक्टर तलाशना होगा। इस तरह हाय तौबा करती हुई बटरफ्लाई उड़ गई। जिंदा दिल टिड्डे ने अफसोस से सिर हिलाते हुए सोचा, ओहो, ये बटरफ्लाई और मकड़ियां तो खुश रहना जानती ही नहीं हैं। जो उनके पास है उस स्वास्थ्य और स्वतंत्रता का मूल्य तक नहीं समझती। टिड्डे ने खिड़की के बाहर देखा। एक अबाबील जमीन के थोड़ा ऊपर हवा में तैर रही थी। दोनों टर्की अपनी लाल लाल दाढ़ियां हिलाते, पंख फड़फड़ाते हुए जोर आजमाइश कर रहे थे। करीब ही एक कनखजूरा खिड़की की सफेद चौखट पर जल्दी जल्दी दौड़ रहा था। उसकी फुर्तीली नन्ही नन्ही टांगें कलपुर्जे सी झलक रही थीं। अपाहिज टिड्डे को देखकर वह ठिठक गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हुआ। उसने हमदर्दी से अपना सिर हिलाया। उधर टिड्डा अपनी करुण मुस्कान बिखेरता रहा। उसकी नन्ही नन्ही असंख्य स्वस्थ और फुर्तीली टांगों को टुकुर टुकुर निहारता रहा। अचानक उसे लगा कि अब वह अपनी बदकिस्मती पर खुशहाली का मरहम नहीं लगाएगा, गढ़े हुए किस्से नहीं सुनाएगा। बहुत हो चुका। उसकी नन्ही नन्ही आंखों से आंसू गिरने लगे। ओ प्रकृति माँ, कैसा अन्याय है तेरा। तू अपने एक बेटे को 40-40 टांगे देती है और दूसरे को इतनी कम कि वह एक टांग कटने पर अपाहिज हो जाता है। कनखजूरे ने अपनी पैनी आंखों से दुखी टिड्डे के मन की बात जान ली। भैया, मेरे 40 पैर हैं तो क्या हुआ? मामूली मुर्गी दौड़ में मुझे हरा सकती है। यह सच है, प्रकृति माँ ने हम सभी को अलग अलग संख्याओं में तरह तरह की टांगे दी हैं, लेकिन सबके पास एक ही दिल है। वह दिल ही सबसे बड़ी दौलत है। और टिड्डे भाई, तुम्हारे दिल की हिम्मत और बहादुरी का मुकाबला तो हजार हजार टांगे भी नहीं कर सकती। आखिर तुम्हें दुख किस बात का है? थैंक यू मेरे भाई, तुम्हारी नम्रता और सहानुभूति को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। भरे गले से हरे वायलिन वादक ने कृतज्ञता प्रकट की। भाई, तुमने मेरा खोया हुआ विश्वास लौटाया है, मेरी कमजोर रंगों में नया जीवन का संचार किया है। उसने डबडबाई हुई आंखें पोंछ डाली और अपनी वायलिन उठाकर बजाने लगा। उसने एक नए गीत की रचना की। शीशे के उस पारदर्शी कैद खाने में वह गीत गूंज उठा। देखो मेरा शीशे का घर, बिछा है नरम नरम बिस्तर, पास है मेरे नन्हे वायलिन, बोलो अब गम का है का। सुबह हुई तो सूरज आए, पिंगला सोना बह बह जाए, रात हुई तो चंदा आए, पिंगले चांदी झर झर झर। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें विषम परिस्थितियों में भी कभी
घबराना नहीं चाहिए और सभी प्रॉब्लम्स का हिम्मत से सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए और खुशी खुशी जहाँ भी हो वहाँ रहना चाहिए।